से बाहर आ चुका था और सामने सोल्जर्स को देखकर हैरान होने का नाटक करता है और कहता है, हाँ इतने सारे सोल्जर्स। फिर वो एक सोल्जर की बंदूक को क्यूरियस होकर देखते हुए पूछता है, हे क्या ये गन असली है? ये फैन की इस हरकत पर सोल्जर भड़क जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? रास्ते से हटो। सोल्जर की डांट सुनते ही ये फैन घबराने की एक्टिंग करता है और लड़खड़ाते हुए चिल्लाता है, ओ नो मैं गिर रहा हूं। और गिरते हुए जानबूझकर वो अपनी जेब से एक टोकन निकालकर जमीन पर गिरा देता है, जो लुढ़कते हुए सीधा उस सोल्जर के पास जाता है। सोल्जर उस टोकन को मामूली समझकर हाँ करता है और उसे लात मार देता है। लेकिन तभी गुओ फेई की नजर उस पर पड़ती है और वो चौंक कर चिल्लाता है, रुको वो क्या है? वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तभी वो सोल्जर उसे उठा लेता है और गौर से देखते हुए बताता है, मैं साफ नहीं बता सकता, पर इस पर एक कछुआ टॉर्टॉइस बनाए और 4 गोल्डन स्टार्स हैं। जरूर उस इडियट को कचरे में मिला कोई खिलौना होगा। और वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। और ये देख के गुओ फेई के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे चीखता है, नहीं। और वो तुरंत डाइव मारकर उस टोकन को उस डस्टबिन पर गिरने से पहले ही कैच कर लेता है। टोकन को हाथ में पकड़ते ही गुओ फेई हाँफने लगता है और मन में सोचता है, ये असली है। ये श्वानवू वॉर जोन के 4 हेवनली किंग्स में से एक का कमांड टोकन है। इसकी पावर एक 4 स्टार जनरल से भी ज्यादा है। इस टोकन के साथ कोई भी साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस के लाखों सोल्जर्स को कमांड कर सकता है। गुओ फेई की ये हालत देखकर सोल्जर कंफ्यूज होकर पूछता है, बॉस आपको क्या हुआ? ये बस उस बेवकूफ का खिलौना ही तो है ना। लेकिन तभी गुओ फेई को एक बड़ा झटका लगता है और वो दहशत में सोचता है, रुको, ये टोकन ये फैन की जेब से गिरा था। और फिर वो ये फैन को देखता है और मन में सोचता है, वो इडियट असल में श्वानवू वॉर जोन के 4 हेवनली किंग्स में से एक है। सच्चाई जानने के बाद गुओ फेई पसीने से तरबतर होकर तुरंत ऑर्डर देता है, अभी के अभी घुटनों पर आ जाओ। सोल्जर्स समझ नहीं पाते और पूछते हैं, बॉस क्यों? जिस पर गुओ फेई ये फैन के सामने सर झुकाकर चिल्लाकर कहता है, आपका सबॉर्डिनेट श्वानवू के हेवनली किंग को अपनी रिस्पेक्ट पे करता है। हमने एक बहुत बड़ी गलती की है और हम मौत डिजर्व करते हैं। अपने बॉस की ये बात सुनते ही बाकी सोल्जर्स की भी हवा निकल जाती है। होली काओ, हेवनली किंग, वो एक हेवनली किंग है। वो सब तुरंत जमीन पर गिरते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, हेवनली किंग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सबको अचानक ऐसे झुकता देख ये फैन छोटी सी स्माइल देता है और अनजान बनने का नाटक करता है और पूछता है, हाँ तुम लोग अचानक क्यों नील कर रहे हो? क्या न्यू ईयर्स ग्रीटिंग्स का वक्त हो गया? अभी तो उसमें बहुत टाइम है, उठ जाओ। लेकिन गुओ फेस सर उठाने की हिम्मत भी नहीं करता और कांपते हुए कहता है, हमारी इतनी मजाल कहाँ, हमने आपकी हाइनेस को पहचानने में गलती कर दी और अनजाने में आपको ऑफेंड किया, प्लीज हमें माफ कर दें। और आगे वो टोकन ये फैन को वापस करने लगता है। तो आगे से ये फैन उस टोकन को ले लेता है और मासूमियत का नाटक करते हुए कहता है, क्या तुम इसे मुझे वापस करने वाले हो? ये कितना चमकदार है, जरूर बहुत कीमती होगा। फिर वो धीरे से गुओ फे को वार्निंग देते हुए कहता है, तुम्हें मेरे लिए ये राज रखना होगा, वरना दूसरे लोग आएंगे और मेरा गोल्ड चुरा लेंगे। ये सुनकर गुओ फे पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है और सोचता है, इसका क्या मतलब है? क्या ये सच में बेवकूफ है या जानबूझकर नाटक कर रहा है? और तभी अचानक ये फैन का चेहरा बदल जाता है और वो गुओ फे को एकदम सीरियस होकर घूरने लगता है। ये डेडली लुक देखते ही गुओ फे को झटका लगता है। ये फैमिली का यंग मास्टर बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, वो बस बेवकूफ होने का ढोंग कर रहा है। सच्चाई जानने के बाद गुओ फे झुककर इज्जत से कहता है, ये सबॉर्डिनेट अब चलता है, मैं हेवनली किंग के ऑर्डर्स का सख्ती से पालन करूंगा। जाते वक्त ये फैन वापस बच्चों की तरह हाथ हिलाता है, गुड बाय सोल्जर्स। लेकिन जाने से पहले गुओ फे एक आखिरी वार्निंग देता है, यंग मास्टर ये प्लीज ज़्वांग ज़ेंगुओ से केयरफुल रहिएगा। ये सुनते ही ये फैन मन ही मन कंफर्म करता है, तो आज का इंसिडेंट सच में ज़्वांग ज़ेंगुओ ने ही करवाया था। जब सब चले जाते हैं, वैंग फुगुई क्यूरियोसिटी से ये फैन के पास आता है और पूछता है, ब्रदर फैन, क्या वो सच में हेवनली किंग का टोकन है? वो तो ग्रेट एक्साई पर एब्सोल्यूट पावर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये फैन तुरंत उस टोकन को छुपाते हुए बच्चे के जैसे चिढ़कर बोलता है, क्या तुम भी मेरा सोना चुराना चाहते हो? फुगुई हंसता है और सफाई देता है, हा बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक नज़र देखना चाहता हूँ। जिस पर यह फैन उसे डांट देता है, तुम्हें देखने की परमिशन नहीं है। इधर बेड पर लेटे हुए ज़्वांग ज़ैंग हुआ ये सब सुन रहे होते हैं। वो मन ही मन गुस्से में सोचते हैं, वो घटिया ज़्वांग ज़ैंग हुओ, उसने ये फैन जैसे आउटस्टैंडिंग दामाद के साथ रिश्ता पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वो फैसला करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ये फैन के करीब आना हमारी ज़्वांग फैमिली और यूफे की जिंदगी भर की खुशी के लिए सबसे बड़ा मौका है। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। पर फिर उन्हें ये फैन की वार्निंग याद आती है, लेकिन ये फैन ने कहा था कि सिचुएशन खतरनाक है और मुझे यूफे के सामने बेहोश होने का नाटक करते रहना होगा। मैं अपनी बेटी को कैसे वार्न करूं? तभी बाहर से यूफे की घबराई हुई आवाज आती है, मेरे पिता की हालत कैसी है? ये सुनकर ज़्वांग ज़ैंग हुआ अलर्ट हो जाते हैं, यूफे आ गई। यूफे दोबारा पूछती है, मेरे पिता की हालत कैसी है? इस पे वैंग फुगुई उसे शांत करते हुए बताता है, आराम से एक्स सिस्टर इन लॉ, मेरे भाई ने पहले ही आपके उस घटिया दूसरे अंकल के भेजे हुए गुंडों को भगा दिया है। ये सुनकर यूफे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये फैन की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने फिर से मेरी मदद की। और इमोशंस में आकर वो आगे बढ़ती है और ये फैन के गाल पर एक किस कर देती है। ये होते ही ये फैन बुरी तरह चौंक जाता है, लेकिन वो तुरंत यूफे को धक्का दे देता है और कहता है, कितनी शर्म की बात है, मेरी वाइफ यी शुए ने मुझे दूसरी औरतों को किस करने से मना किया है। क्योंकि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, इसलिए नो किसिंग।
और इधर जमीन पर पड़ी यूफे ये फैन की ये मासूम पर चुभने वाली बात सुनकर यूफे का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर सोचती है, ओह सही कहा, मैं अब ब्रदर फैन की वाइफ नहीं रही। वो रिग्रेट में कहती है, मेरी अपनी कायरता ने उन्हें बार बार चोट पहुंचाई है। मैं इस दुख को डिजर्व करती हूँ। मैं सच में उनकी वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ। और ये देख के वोंग फुगुई यूफे को जमीन से उठाते हुए कहता है, साय एक्स सिस्टर इन लॉ, आखिर खुद को इस तरह क्यों तड़पा रही हो। ये सुनकर यूफे खड़ी हो जाती है। वो ये फैन की आंखों में देखते हुए कसम खाती है, ब्रदर फैन, मैंने पास में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आज मैं आसमान की कसम खाकर कहती हूँ कि अपनी बाकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये फैन की होकर रहूंगी। यूफे का ये जुनून देखकर ये फैन धीरे से मन में बोलता है, यूफे, लेकिन फिर वो तुरंत अपने फूलिश किरदार में वापस आता है और साफ मना कर देता है, मैं मानता नहीं, तुम वो थी जिसने मुझे पहले रिजेक्ट किया था। मेरे पास पहले से एक वाइफ है, और वाइफ यक्षुए ने तो मुझे एक बड़ा हेल्वी बेटा देने का प्रॉमिस भी किया है। ये सुनते ही यूफे को जोर का झटका लगता है और उसका फेस रेड हो जाता है और कहती है, क्या तुम दोनों पहले ही। लेकिन हार मानने के बजाय वो और डेस्परेट हो जाती है और आगे बढ़कर ये फैन का हाथ पकड़ के कहती है, ब्रदर फैन, जो वो कर सकती हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। और ये देखकर ये फैन शॉक में आ चुका था और वो अभी सिचुएशन से निपटने की सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक आवाज आती है, श्याओ फैन। ये आवाज सुनते ही ये फैन के तोते उड़ जाते हैं और वो डर के मारे सोचता है, क्रैप। और हम देखते हैं कि सू यिक्शुए गुस्से में वहां आ धमकती है और वो ज़ुऑन यूफे को ये फैन से अलग करती है और वो यूफे पे बरस पड़ती है। मुझे सब पता है कि कैसे तुमने श्याओ फैन को शादी से बचने के लिए यूज किया और फिर पब्लिकली धोखा दिया। श्याओ फैन के पास 7 बीवियां हैं जो उससे सच्चा प्यार करती हैं। वो तुम जैसी घटिया और शैलो औरत पर कभी नजर भी नहीं डालेगा। यिक्शुए की कड़वी बातें सुनकर यूफे सफाई देने की कोशिश करती है, नहीं मैं बस चाहती थी कि, लेकिन यिक्शुए उसे बीच में ही काट देती है और वार्निंग देती है, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुरंत यहाँ से चली जाओ। सिस्टर लिंगलोंग वापस आ रही हैं और वो मेरी तरह तुम्हारे साथ इतनी नरमी से पेश नहीं आएंगी। और ये बात सुन के ज़ुऑन यूफे कहती है, मैं समझ गई, लेकिन आगे वो ये फैन से कहती है, मैं तुम्हारा ओपिनियन बदलने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। ब्रदर फैन, मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगी। और वो वहां से अपने बाप के पास जाती है देखने के लिए। उसके जाने के बाद ये फैन पूछता है, क्या लिंगलोंग आ रही हैं? जिस पर यिक्शुए उसका गाल खींचते हुए कंफर्म करती है, बिल्कुल सही, सिस्टर लिंगलोंग मेडिकल सेंट को तुम्हें ट्रीट करने के लिए ला रही हैं। एक बार तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर देखती हूँ कि तुम दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसे करते हो। और वो ये फैन का गाल खींच रही होती है, जिससे ये फैन दर्द में चिल्लाता है, आओ आओ। लेकिन इस दर्द के बीच भी ये फैन का दिमाग तेजी से चलने लगता है और वो खुश होकर सोचता है, ली ख्यान जोए के सपोर्ट के साथ अब मैं खुलेआम वाइफ यिक्शुए की कंपनी को ड्रग फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर सकूंगा। उसके बाद शाम को सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट में, जहां ये फैन बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हुए पूछता है, मेरी वाइफ लिंगलोंग आखिर कब आएंगी। लेकिन माहौल में टेंशन साफ महसूस की जा सकती है जब जियाहो सबको वार्निंग देते हुए कहता है, सब लोग अलर्ट रहो, ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि यंग मास्टर ये रिकवर हों। वो इस मौके का फायदा उठाकर या तो यंग मास्टर ये पर हमला करेंगे या फिर ओल्ड मास्टर ले पर। ये सुनकर वोंग फुगई हैरान होकर पूछता है, ओल्ड मास्टर ले तो रॉयल फैमिली द्वारा डेजिग्नेट किए गए मेडिकल सेंट हैं और ग्रेट जिया के नेशनल ट्रेजर हैं। क्या वो सच में इतने गिरे हुए होंगे कि उन पर भी हमला कर दें? जिसके जवाब में लीहू तुरंत कंफर्म करता है, बिल्कुल करेंगे। मेरे सबॉर्डिनेट्स ने अभी रिपोर्ट किया है कि आसपास कम से कम 20 से 30 अनजान लोग दिखाई दिए हैं, जिनमें कई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं और कुछ तो मार्शल कंट्रोल रेम से भी ऊपर हैं। दुश्मनों के इतने सारे नंबर सुनकर वोंग फुगई के होश उड़ जाते हैं। इतने सारे? अगर हम सब मिलकर भी लड़ें तब भी हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। अपने साथियों की घबराहट देखकर ये फैन मन ही मन एनालाइज करता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी ताकत पर डिपेंड रहना काफी नहीं है, मुझे अभी भी कुछ काबिल और पूरी तरह लॉयल सबॉर्डिनेट्स तैयार करने की जरूरत है। ये सोचते ही ये फैन चुपके से जियाहो की तरफ एक इशारा करता है। जियाहो तुरंत अपने मास्टर का इशारा समझ जाता है और लीहू को ऑर्डर देता है, उन छोटे मोटे दुश्मनों को पहले खत्म करो जिन्हें तुम संभाल सकते हो, और जो तुम्हारे बस के बाहर है उन्हें मेरे लिए छोड़ दो, मेरे पास अपने तरीके हैं उनसे निपटने के। लीहू तुरंत हामी भरता है, अंडरस्टूड। और इधर ये फैन फ्लाइट चेक करने लगता है कि कब आएगा। उसी बीच सीन बदलता है और हम दुश्मनों की हालत देखते हैं। एक मोटा बंदा घबराकर अपने बॉस को रिपोर्ट करता है, बॉस, हमारा अपने ज्यादातर लोगों से कांटेक्ट टूट चुका है। मुझे डर है कि शिया फैमिली के सबॉर्डिनेट्स ने उन्हें पहले ही ढेर कर दिया है। ये सुनकर उसके